नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास मन्नू की वह एक रात का तीसरा भाग। जल्दी अंधेरा करो, जल्दी अंधेरा करो। हम कुछ नहीं समझ सके तो उसने खिड़की दरवाजे बंद करके पर्दे से ढक देने को कहा। मकान तो देख ही रही हो कि 3 तरफ दूसरे मकान बने हैं। रोशनी आने का रास्ता सिर्फ सामने से है और सबसे पीछे कमरे में तो अंधेरा ऐसे हो जाता है मानो रात हो गई हो। हम पीछे वाले कमरे में ही थे। उसने हम दोनों को करीब बुलाया और फिर धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली तो उसकी हथेली पर उस अंधेरे में कुछ चमक रहा था। महक कुछ अजीब सी आ रही थी। वह महक दीपावली की न जाने क्यों याद दिला रही थी। फिर उसने कहा, देख कितनी आत्माएं हैं इस घर में जो तुझे माँ नहीं बनने दे रही हैं। पिछले जन्म में तूने गौ हत्या की और नाम दूसरे का लगा दिया। इससे 2 घरों में झगड़ा हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। मरने वालों में कई बच्चे भी थे। गोहत्या से नाराज देवताओं के कारण बीमारी फैली जिससे कई लोगों की अकाल मृत्यु हुई। उस कारण उनकी आत्माएं भटक रही हैं और जब तक यह भटकेंगी तू मां नहीं बन सकती। इन सब को मुक्ति दिलानी ही होगी। वह बराबर हथेली को हिला रहा था जिससे जुगनू सी चमक हो रही थी और हम दोनों अचंभित से देख रहे थे। फिर बाबा ने खिड़कियों के पर्दे हटवा दिए। अब मोटे शीशों को पार कर कुछ रोशनी आने लगी थी। तब वह फिर बोला, अभी कुछ देर के लिए मैं इन आत्माओं को रिहा कर रहा हूँ, फिर हवन कुंड में इन्हें भस्म कर हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। बिब्बो, मेरी मूर्खता देखो कि उस समय मेरे दिमाग में यह नहीं आया कि आत्मा तो अजर अमर है। वह चाहे जैसी हो, किसी भी तरह से उसे मारा नहीं जा सकता। जबकि न जाने कितनी बार गीता पढ़ चुकी थी। लेकिन जब मति भ्रष्ट थी तो क्या हो सकता था। इसके बाद बाबा ने कमरे के सबसे कोने में जगह साफ कराई। वहाँ अपने साथ लाए गंगा जल को छिड़क कर उसे पवित्र किया। यह सब करते हुए वह न जाने कौन कौन से मंत्रों को उच्चारित किए जा रहा था। संस्कृत भाषा में वह इतना स्पष्ट उच्चारण कर रहा था कि उसकी विद्युतता की मैं कायल हुई जा रही थी। करीब आधे घंटे में उसने सारी तैयारी कर ली। वह जिया उसे पूरे मन प्राण से मदद कर रही थी। मैं एक तरफ कोने में चटाई पर बैठी थी क्योंकि बाबा ने कुछ लौंग मेरे हाथ में देकर कहा था कि उसे मैं मुट्ठी में बंद कर आंख मूंद कर बैठी रहूं। मैं उसके आदेशानुसार बैठी रही। तैयारी पूरी होने पर उसने मुझे पूजा स्थान पर बुलाकर बैठाया। कुछ देर मंत्र तंत्र करने के बाद मेरे हाथों में रोली सिंदूर न जाने क्या क्या लगाया। मेरे माथे पूरी मांग में मुट्ठियों से सिंदूर भर दिया। इस बीच जिया बैठी देखती रही। करीब 20 मिनट की पूजा के बाद उसने उठ जाने को कहा। हाथ में तमाम तरह की पूजा सामग्री भर दी थी। फिर उसे ले जाकर छत पर डाल आने और पलट कर न देखने की हिदायत दी। यह कर जब मैं लौटी तो उसने हवन कुंड में मंत्र पढ़ पढ़ कर 7 बार हवि दी। फिर साबुत नारियल जटा वाला उठाकर लोहे के उस छोटे से हवन कुंड के धुएं में 7 बार दिखाया और फिर जल्दी जल्दी उसकी जटा हटाकर नारियल तोड़ दिया। मैं और जिया एकदम दंग रह गए। उसमें से चूड़ी के टूटे हुए 7 टुकड़े, बहुत छोटी सी एक चुनरी और 7 लौंग जो कि सिंदूर में रंगी हुई थी निकली। एक साबुत नारियल से यह सब निकलना हम दोनों को आश्चर्य में डालने के लिए काफी था। हम अभिभूत हो बाबा के चरणों में गिरकर पूछने लगे, यह क्या है बाबा? तब वह बोला, यह तुझ पर किए गए टोने का सामान है। असल में तू एक साथ कई बाधाओं से गिरी है। एक तरफ पिछले जन्म की बाधाएं हैं तो दूसरी तरफ इस जन्म में तेरे किसी अपने ने ही तुझ पर टोना किया है। वह तुझे बर्बाद कर देना चाहती है। मैंने कहा, लेकिन बाबा किसने किया? मेरा तो किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है। अपनी जान में मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर किसी ने ऐसा क्यों किया और कब किया? तब वह बोले, तुमने भले ही इस जन्म में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जलने वालों की कमी नहीं है। न जाने तुम्हारी कौन सी बात कौन अपने बुरा मान जाए।
कई बार खुद तुम्हें भी नहीं मालूम होता। जिसने भी किया है वह तुम्हारे ही घर का है। बाबा कौन हो सकता है, हमें बता दे जिससे हम उससे सावधान रहें। नाम बताने पर तुम में प्रतिशोध की भावना जागेगी। तुम भी गलत रास्ते पर चल लो, वही सब करोगी। फिर ऐसी मारकाट चलेगी कि तुम दोनों बर्बाद हो जाओगी। बाबा से यह सुनकर मैंने कहा, तो बाबा कुछ ऐसा कर दीजिए कि टोने का असर खत्म हो जाए और आगे भी कुछ बुरा ना हो। तब वह बोले, मैं कर तो सब दूंगा, लेकिन जो हमला किया है उसके लिए हमें यहीं बलि देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने तो तेरे पति की ही जान लेने की कोशिश की है। ऐसा करके वह न सिर्फ तुझे माँ बनने से रोकना चाहती है, बल्कि पति की जान लेकर वह तुझे हर तरह से दर दर की भिखारिन बना देना चाहती है। बाबा की यह बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं एकदम शरणागत हो बाबा के सामने रो पड़ी। उसके आगे हाथ जोड़कर कहा कि बाबा मुझे इस समस्या से किसी भी तरह बचाओ। बाबा बड़ी गंभीरता से हवन कुंड को देखता रहा, फिर मेरी तरफ घूरते हुए बोला, तू घबरा मत, मैं इस समस्या से तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा दिला दूंगा। पूजा के बाद तू 9 महीने में ही माँ बन जाएगी, मगर एक बड़ी समस्या है बेटी। मैंने पूछा, क्या बाबा, आप बताइए, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। तब उसने कहा, देख, मुझे एक साथ 2 पूजा करनी होगी। एक तेरे पति की जान बचाने के लिए, दूसरी माँ बनने के लिए रास्ता साफ हो इसके लिए। तो मैंने कहा, तो बाबा करिए ना। तो वह बोले, देखो, पति की रक्षा के लिए बलि देनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बताया कि बड़ी समस्या यह है कि बलि यहीं देनी है, लेकिन यहाँ किसी जीव की बलि संभव नहीं है। उसका एक ही उपाय है कि उसकी जगह स्वर्ण देवी को स्वर्ण अर्पण कर दूं। लेकिन शायद यह तू नहीं कर पाएगी, क्योंकि कम से कम 1 तोला स्वर्ण चाहिए। अब तू ही बता कि तू क्या चाहती है, पति, बच्चे, या फिर जीवन भर दुखों का पहाड़ ढोना चाहती है। बाबा की बात सुनकर मैं कांप गई अंदर तक। मैंने प्रश्न भरी नज़र से जिया की तरफ देखा। जिया भी असमंजस में दिखाई दी। फिर उठकर मैं जिया को लेकर दूसरे कमरे में आई। उनसे पूछा तो वह बोली, मन्नू, 1 तोला सोना बहुत होता है। देवी देवता पर तो सोने का पत्थर ही चढ़ाते हैं। मगर बाबा जी भी पहुँचे हुए लग रहे हैं। उनकी बात को टालना मुझे तो सही नहीं लग रहा। पूजा कराने का तुम संकल्प भी ले चुकी हो। जिया की बात सुनकर मैंने अनमने ढंग से ही लौटकर बाबा से पूजा पूरी करने को कह दिया। सोने की 2 चूड़ियाँ निकाल कर मैंने दे दी। लेकिन दीदी, स्वर्ण देवी नाम की भी कोई देवी है, या मैं पहली बार सुन रही हूँ? हाँ बिब्बो, मैंने भी उसी बाबा से पहली और आखिरी बार सुना था यह नाम। मगर उस क्षण ऐसी घबराई अफनाई हुई थी कि कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इन बातों पर ध्यान तब दिया जब यह चैप्टर क्लोज हुआ और मन में लंबे समय तक उथल पुथल मची रही। खैर, जब मैंने चूड़ियाँ दे दी तो बाबा ने चूड़ियों पर अभिमंत्रित जल छिड़का। फिर एक कागज़ पर पूजा की कई सामग्री लिखी, जिसमें जड़ी बूटियाँ भी थीं। उन्हें लाने को कहा, जो घर से कई किलोमीटर दूर अमीनाबाद में ही मिल सकती थी। समस्या यह खड़ी हुई कि मैं पूजा पर बैठी थी, किसी और को बताना नहीं चाहती थी। अंततः जिया बड़ी हिचकिचाहट के साथ गई। वह मुझे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। वह जानती थी कि सामान खरीदने आने जाने में 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। मैं भी अंदर अंदर भयभीत थी, लेकिन बाबा की बात सुनने के बाद अब मैं 9 महीने में बच्चा पाने का सपना देख रही थी। सो मैंने जिया को भेज दिया। अब बाबा ने अपनी पूजा और भी फैला दी। मैं पहली बार किसी पूजा में उस तरह का तमाशा देख रही थी। जिया के जाते ही बाबा ने नारियल में से निकली सारी सामग्री और अन्य कई चीज़ें हवन कुंड में डाल दी। फिर मंत्र पढ़कर मुझ पर तमाम पानी और अन्य सामग्री छिड़की और मुझसे कहा, नहाकर सिर्फ एक कपड़े में आओ। मैं परेशान से उसे देखती रही तो वह फिर बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यह इस तांत्रिक पूजा का विधान है। यदि तुम्हारा पति भी साथ देता तो विधान के हिसाब से पति पत्नी को दोनों को यह पूजा निर्वस्त्र होकर करनी होती, लेकिन पति शामिल नहीं है, इसलिए मैंने किसी तरह यह रास्ता निकाला है। संकोच न कर, जा जल्दी कर और सिर्फ साड़ी ही लपेट कर आना। अब मैं डर के मारे कांपने लगी थी।
जिया भी नहीं थी। मैं उठकर बाथरूम की तरफ गई, मगर नहाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने एक दो बार झांक कर बाबा को देखा तो वह पहले ही की तरह पूजा में व्यस्त था। अंततः मैंने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा, जब इतना कुछ करती आ रही हूँ तो यार इसके भी लेती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी खूब नहाया। ढेर सा सिंदूर वगैरह लगा होने के कारण समय थोड़ा ज़्यादा लग गया। जब केवल साड़ी पहनने के लिए मैंने साड़ी उठाई तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। डरते हिचकते खाली साड़ी लपेट ली, मगर बदन न पोंछने के कारण वह बदन से जगह जगह चिपक गई थी। शीशे में अपनी अस्त व्यस्त हालत देखकर मेरा मन एक बार भटका। मैंने सोचा पूरे कपड़े पहनूंगा, पूजा हो या ना हो। मैं सारे कपड़े पहनकर पहुंची तो देखा बाबा आंखें बंद किए मंत्र पढ़े जा रहा था और हवन कुंड में तरह तरह की सामग्री भी डाले जा रहा था। उससे जो धुआं निकल रहा था वह अब अजीब कैसाला सा लग रहा था। मैंने पहुंच कर कहा, बाबा जी मैं आ गई, अब बताइए क्या करना है। बाबा बिना आंखें खोले ही क्रोधित हो बोला, तूने देवता का कहना नहीं माना, कहने के बावजूद तूने सारे कपड़े पहने हैं, तू सारी पूजा क्यों बर्बाद करना चाहती है। मैं बाबा की बात सुनकर दंग रह गई कि उसने मेरी तरफ देखे बिना कैसे जान लिया कि मैंने साड़ी के अलावा ब्लाउज पेटीकोट वगैरह भी पहन रखे हैं। मैंने कांपते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। अब बाबा का प्रभाव मुझ पर और भी ज़्यादा बढ़ गया। मैं भागी भागी कमरे में गई और जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतार कर एक दूसरी धोती लपेट ली और शीशे के सामने देखने लगी कि कहीं से कोई अंग दिख तो नहीं रहा है। अपने को शीशे में देखकर मुझे असमय ही गांव की पढ़ाई चाची अचानक याद आ गई। जब भी मैं उनके घर जाती थी तो वह बड़े से रसोई घर में परिवार के 18-19 लोगों का खाना बनाते या फिर आंगन में बर्तन मांजती ही दिखती थी, बस एक सूती धोती में। जाड़ा हो या गर्मी उनके तन पर बस एक धोती दिखती और झलकते रहते थे उनके शरीर के अंग भी। उनका भरा पूरा शरीर मेहनती होने का प्रभाव दिखता था। गर्मी के दिनों में तो पसीने से उनका बदन तरबतर रहता था। उनके चूल्हे में लकड़ी जलती ही रहती थी। बदन पर पसीने से चिपकी उनकी धोती उनका ही आख्यान बाजती थी। उन कुछ सेकंड में ही तन पर लिपटी हुआ धोती पढ़ाई चाची के व्यथा का मुझे एहसास करा गई, मगर बाबा के प्रभाव के आगे सब बेकार था। सकुचाती हर तरफ से अपने को समझती जल्दी ही जाकर बाबा के सामने बैठ गई। बाबा फिर बिगड़ गया। वह बोला, तू बिना पूछे क्यों बैठ गई, खड़ी हो जा। मैं फिर खड़ी हो गई। बाबा ने फिर मंत्र पढ़कर मुझ पर अंजुरी में पानी भर भर कर 11 बार फेंका। हवन कुंड का धुआं वह मेरी तरफ हाथ से करता जा रहा था और बोलता जा रहा था, जय काली माँ भर दे इसकी झोली। हवन कुंड का धुआं मुझे अपने यहाँ के बब्बनुआ की याद दिला रहा था। वह हल जोतने या खेत में कुछ काम करके जब घर आता तो अम्मा जो खाना देती उसे खाने के बाद बाहर कुएं के किनारे बैठ जाता और चिलम भर के पीता। उस समय खेलते हुए एक आध बार जब उस ओर से गुजरी तो उसका कैसला धुआं अंदर जाते ही उबकाई सी होने लगती। आज हवन का धुआं भी कुछ वैसा ही एहसास दे रहा था। मुझे कुछ नशा सा हो रहा था। दुनिया भर की तरह तरह की पूजा करने के बाद बाबा ने आटे से एक बच्चे की अनुकृति बनाई और मुझे देकर कहा, ले तेरी मनसा अब पूरी हो जाएगी। इसे अपने संतान उत्पन्न करने वाले स्थान पर 7 बार आधा प्रवेश कराओ और निकालो, फिर सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। 9 महीने में ही तेरी गोद में बच्चा किलकारी भरेगा। मैं बाबा की बात का मतलब न समझ पाई और हक्का बक्का देखती रही तो वह गरज उठा, देवी के आदेशों का अपमान करेगी तो अगले और 10 जन्मों तक निसंतान ही रहेगी। मैंने घबराकर उस अनुकृत को अपने गोद में रखा तो वह फिर गिर जा, तू माँ बनने जा रही है और यह भी नहीं पता कि संतानोत्पत्ति का स्थान क्या है। तू अपमान कर रही है देवी का। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे जिया की याद आ रही थी कि वह जल्दी आ जाए। मुझे किंग कर्तव्य विमूढ़ देख उसने लाल लाल आंखें निकालते हुए मेरे स्त्रीअंग की ओर इशारा कर कहा, वहाँ है संतानोत्पत्ति
का स्थान इसे वहाँ रख और निकाल। बाबा की बात, उसका इशारा देखकर मैं हतप्रभ रह गई। धुएं का असर अलग, मेरे होशो हवास कमज़ोर किए जा रहा था। पानी और पसीने से मैं तरबतर हो रही थी। धोती बदन से चिपकी जा रही थी। अपने अंगों को जगह जगह से झांकते देख शर्म के मारे गड़ी जा रही थी। और अब बाबा के सामने अपने अंग में बच्चे की अनुकृति रखना, निकालना, मेरे मन में आया कि मैं मर क्यों नहीं जाती। मगर बाबा था कि मुझे कुछ सोचने समझने का अवसर ही नहीं दे रहा था। वह जल्दी करने पर जोर दे रहा था। मैंने उसके रौद्र रूप को देखकर कहा कि अलग कमरे में जाकर यह क्रिया पूरी कराऊं, तो वह फिर आग बबूला हो उठा। तू पागल हो गई है? देवी से छिपने की बात कर रही है? देवी को धोखा देने की बात कर रही है? मुझसे अलग होने की बात कर रही है? साक्षात देवी मुझ पर आई हैं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं सब जान रहा हूँ, तुझे संपूर्ण देख रहा हूँ, फिर अलग जाने की बात क्यों कर रही है? उसने बहुत ही गरज कर यह सारी बात कही। बाबा ने जिस तरह से मेरे बदन की तरफ इशारा करके बताया, मुझे लगा कि मैं वाकई उसके सामने निर्वस्त्र हूँ। उस समय मेरे दिमाग में जरा सी यह बात नहीं आई कि पतली लगभग भीगी सी साड़ी लपेटे बैठी हूँ तो मेरा बदन छिपा ही कितना होगा। मैंने खींच कर उसके सामने ही उसने जैसा कहा अनुकृत वैसे ही साड़ी के अंदर हाथ डालकर रखने लगी और मन ही मन जिया को कोसने लगी कि वह अब तक आई क्यों नहीं। जितनी बार मैं अंदर डालती वह उतनी बार अंजुरी भर कर पानी मुझ पर छिड़कता, फिर मेरे मुंह में कुछ डालता। खाने में वह अजीब सा बट्ठाता था। अंततः 7 बार कहे अनुसार मैंने कर लिया। सच कहूँ तो अब तक मैं अजीब से नशे की हालत में पहुंच गई थी और यंत्रवत सी सब कुछ उसके अनुसार करे जा रही थी। कुछ ही देर में उसने मुझे लिटा दिया। यह सुनकर बिब्बो बोली, मगर दीदी वह इतना कुछ करता रहा और तुम्हें डर नहीं लगा या बुरा नहीं लगा? बिब्बो, तब मन्नू ने कहा, बिब्बो मैंने कहा ना, मैं डरी थी, सहमी थी। बड़ी बात यह थी कि मैं नशे में थी और सच यह भी है कि मैं बाद में समझ पाई कि बाबा तंत्र के नाम पर न सिर्फ पैसा वसूल रहा था बल्कि उसकी निगाह मेरे शरीर पर थी। जब वह मुझे लिटा कर तंत्र के नाम पर जगह जगह छू रहा था तब मुझे एहसास तो हो रहा था, लेकिन विरोध करने की ताकत मुझ में न रह गई थी। मैं कितनी पस्त हो गई थी इसका अंदाज़ा तुम इसी बात से लगा सकती हो कि मैं जान रही थी कि वह धीरे धीरे मेरी साड़ी खोल चुका है। मैं उसके सामने निर्वस्त्र हो चुकी हूँ, मगर नशा ऐसा था कि विरोध का कोई प्रयास नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि जब वह मेरा सब कुछ लूटने के लिए मेरे ऊपर आ चढ़ा, मैं तब भी पस्त पड़ी थी। मगर मेरी फूटी किस्मत में थोड़ा सा बेहतर छुपा था, इसलिए ऐन वक्त पर जिया हाँफती दौड़ती आ गई। उन्होंने मेरी हालत देखते ही सबसे पहले एक जग पानी मेरे चेहरे पर कसकर फेंक कर मारा। उनकी इस हरकत से बाबा बौरा गया। चीखता हुआ बोला, देवी का प्रकोप! मैं इसके बाद के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि कुछ बोले बिना जिया उस पर टूट पड़ी। उसके हाथ में जो आया उसी से उसे मारने लगी, मगर एक भी शब्द बोल नहीं रही थी। उनकी चप्पलों ने उसका चेहरा सुझा दिया। बाबा को लगा कि वह गिर गया है तो जान बचाकर भागने लगा। वह डर गया था कि कहीं मोहल्ला इकट्ठा हो गया तो वह सही सलामत नहीं बचेगा। जाते जाते जब वह अपना झोला उठाने लगा तो जिया ने उसे भी नहीं लेने दिया। मैं हमेशा धीर गंभीर रहने वाली जिया की समझदारी और उसका रौद्र रूप देख रही थी। जब बाबा भाग गया तो जिया ने नीचे दरवाज़ा बंद किया, जो तब से खुला पड़ा था जब से जिया सामान लेने गई थी। वह ऊपर आई तो एकदम शांत थी। मुझे लेकर बाथरूम में गई, अपने हाथों से खूब नहलाया और फिर एक गिलास दूध गर्म करके दिया। फिर खुद ही सारी सफाई कर पूजा का नामो निशान साफ कर दिया। बाबा का झोला, उसका सारा सामान खंगाल कर उन्होंने सोने की वह चूड़ियाँ भी ढूंढ कर मुझे दी जो मैंने बाबा को दी थी। नहाने और दूध पीने के बाद मैं करीब करीब नॉर्मल हो गई थी। सब ठीक ठाक कर जिया बहुत शांत होकर मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैं काफ़ी देर तक रोती रही। उन्होंने मुझसे बहुत कुछ कहने सुनने के बजाय सिर्फ इतना ही कहा, जो कुछ हुआ उस बारे में कभी किसी से बात न करना, अपने पति से भी नहीं।
बस ये समझो कि बुरा वक्त था, एक बुरा सपना था जो बीत गया, और आज के बाद कभी इन हरामियों के पास नहीं जाना है। औलाद हो या ना हो, दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो बिना औलाद के हैं, क्या वो जिंदा नहीं है? किस्मत में होगा तो बिना कुछ किए भी हो जाएगा। मुझे चुप कराते कराते जिया भी रोने लगी। बड़ी देर तक हम दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप रोते रहे। तो बच्चे की चाहत में तुमसे यही अनर्थ हो गया था? एक ढोंगी बाबा ने तुम्हारी इज्जत तार तार कर दी थी। बिब्बू ने मन्नू को चुप होने पर पूछा। तो वह बोली, नहीं बिब्बू, अनर्थ यहाँ नहीं था। जिया 2-4 मिनट नहीं 2-4 सेकंड देर कर देती तो जरूर वो हरामी मेरी इज्जत तार तार कर चुका होता, मगर ईश्वर ने इतनी कृपा जरूर की कि वह मेरी इज्जत नहीं लूट पाया, मैं बाल बाल बच गई थी। फिर तुमसे कौन सा अनर्थ हो गया था और कि तुम इतना कुछ झेलती रही और हम लोगों को भनक तक न लगने दी। जब मिली ऐसे हंसती खिलखिलाती मिली मानो तुमसे ज्यादा कुछ कोई है ही नहीं। बिब्बू के यह कहने पर मन्नू बोली, मैंने पहले ही कहा कि मैं घर वालों को किसी उलझन में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए न मायके और न ससुराल का ही मुंह नहीं खोलती थी। सबसे बड़ी बात कि जब अपना आदमी ही किसी मदद को तैयार नहीं था, उसे ही कोई परवाह नहीं थी, तो किसी से कुछ कहने का मतलब था क्या? मेरा तो मानना है कि जिस औरत का पति उसकी सुनता है उसी की दुनिया भी सुनती है, नहीं तो वह राह की धूल के समान है। तो मन्नू की यह बात सुनकर बिब्बो बोली, हाँ यह बात तो सही कह रही हो दीदी, मगर अभी तक तुमने जो बताया उसमें मुझे कहीं से ऐसा नहीं दिखता कि तुमने कोई अनर्थ किया, बल्कि तुम्हें तो हर तरफ से धोखा ही मिला, चाहे डॉक्टर हो या तांत्रिक, सब ने तुम्हें ही ठगा। अनर्थ तो उन सब ने किया, बच्चे के लिए तरसती एक औरत को बस लूटने की ही कोशिश की। और इस समय मुझे तुम पर गुस्सा बहुत आ रहा है। मेरे बराबर बच्चे हो रहे थे, तुम कहती तो जन्मते ही एक संतान दे देती तुम्हें। आखिर तुमने लड़का गोद लिया ही ना। यह सुनकर मन्नू बोली, बिब्बो तुम शायद समझ नहीं पाओगे, पहले तो यह तैयार ही ना हुए, और जब हुए तो इस तरह कि क्या बताऊं। बताओगे क्या दीदी, सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं। मगर दीदी मैं फिर दोहरा रही हूँ, मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि तुम कौन सा अनर्थ किए बैठी हो, जबकि अनर्थ तो तुम्हारे साथ होता रहा। बिब्बो मैं अनर्थ के बारे में सब कुछ बताऊंगी, आज तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मैं बरसों से जो असह्य बोझ ढोती आ रही हूँ, आज तुम्हें बताकर उसे हल्का करने की मैं ठान चुकी हूँ। मैं शुरू में ही अपना अनर्थ बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि पहले उन हालात के बारे में तुम्हें बताऊं जिनके कारण मैं वह अनर्थ कर बैठी, और तब मुझे उसका एहसास हुआ। अगर हालात वैसे ना बनते, अगर मेरे साथ वह ना होता जो कुछ हुआ या होता रहा, तो मैं यह मानती हूँ कि मुझसे उतना बड़ा अनर्थ कभी ना होता। मैं यह नहीं कहती कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मगर यह भी सही है कि सारी गलती मेरी ही नहीं थी। यह सुनकर बिब्बू बोली, दीदी तुम इतना घुमा फिरा कर बात ना करो, नहीं तो मैं कुछ ना समझ पाऊंगी। और यह बाबा वाली घटना तुमने जीजा को बताई थी? बिब्बू नहीं, एक तो जिया ने मना किया था, दूसरे उनको बताने का सीधा सा अर्थ था हमेशा के लिए उनसे अलग हो जाना। उन कुछ वर्षों में मैं यह भली बात जान गई थी कि वह लाख विद्वान है, बहुत प्रगतिशील विचारों के हैं, लेकिन अन्य अधिकांश भारतीय मर्दों की तरह ही औरतों के मामले में वह भी एक से हैं। कोई भी परिवर्तन उनमें नहीं आया था बाकी मर्दों के अपेक्षा। पत्नी की पवित्रता उनके लिए बहुत अहम थी। मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि वह शादी के बाद पहली ही रात में मेरे कुंवारे होने का निशान ढूंढना नहीं भूले थे। तो तुम ही बताओ, उनमें और बाकी मर्दों में फ़र्क कहाँ है? मैं या तो आज तक न जान पाई कि वह मेरे कुंवारेपन का निशान ढूंढ भी पाए थे कि नहीं, या जीवन भर मुझ पर संदेह ही करते रहे। मौका मिलने पर वह मेरी हॉस्टल लाइफ के बारे में कुरेद कर पूछना नहीं भूलते थे, जबकि मुझे बाद के बरसों में यह पता चला कि वह स्वयं औरतों के संबंध में बहुत कमज़ोर थे।
कई औरतों से संबंध बनाए थे। सुना तो यहाँ तक था कि बल्कि कुछ साल में ही सब कुछ खुलकर सामने भी आ गया कि यह जब कभी कहीं बाहर जाते थे तो वह जहाँ भी रहते, होटल या गेस्ट हाउस जहाँ भी, वहाँ जितने दिन रुकते उतने दिन औरत का इंतजाम जरूर करवाते थे। लेकिन दीदी, तुमको यह सब पता कैसे चल गया? देखो बिब्बू, अक्सर इनकी मित्र मंडली यहाँ जमघट लगाए रहती थी। उनकी तमाम बातें मैं सुन लेती थी। फोन पर जब यह बातें करते तो वह भी सुन लेती थी। यह अपनी अंग्रेजी शान के आगे मुझे जाहिल ही समझते थे, मगर जब अंग्रेजी में यह सारी बातें करते तो मैं समझ सब लेती थी। फिर शादी के 5-6 वर्षों बाद या जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, इनकी यह आदतें बढ़ती गईं और पहले जहाँ रात या दिन मौका मिलते ही मुझे छोड़ते नहीं थे, शरीर से ऐसे चिपकाए रहते थे जैसे मैं ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत औरत हूँ। मगर जब बाहर औरतों को भोगने लगे तो मैं इनको जाहिल फुहड़ नजर आने लगी। जिस बदन पर रात में एक भी कपड़ा पहनने पर बिफर पड़ते थे, सोते में भी बाहों में जकड़े रहते थे, भले मुझे अच्छा लगे या नहीं, इसकी परवाह नहीं करते थे। वही बदन अब उन्हें एकदम भाता नहीं था। अब हालात यह हो गए थे कि बात बात पर मुझे झड़कना, गाली देना, कोई आ जाए तो उसके सामने अपमानित करना इनकी आदत बन गई थी। गालियां तो इतनी भद्दी भद्दी देते कि मन करता कि जाकर कूद जाऊं घूमती में। फिर सोचती या तो कायरता होगी, भागने से अच्छा है कि कोशिश की जाए हालात को बदलने की। औरत इनकी कमजोरी है या मैं भली भांति जान समझ चुकी थी, या भी कि औरत को या किस तरह किस रूप में देखना पसंद करते हैं। तो मैंने इस हथकंडे को अपनाने की सोची और परंपरागत तरीके से साड़ी वगैरह पहनना बंद कर दिया। सलवार सूट और कभी कभी जीन्स आदि भी पहनने लगी। हालांकि जीन्स सिर्फ घर में ही पहनती, बाहर कभी नहीं गई पहनकर। उस समय जीन्स औरतों के बीच आज जितनी आम नहीं थी, वो भी मेरी उम्र की औरतों में। सिंदूर लगाना करीब करीब बंद ही कर दिया, क्योंकि यह सब इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने शरीर को और बेहतर शेप देने और उनकी पसंद के अनुसार शरीर को और कर्वी बनाने के लिए तरह तरह की एक्सरसाइज करने लगी। मेरी मेहनत रंग भी ला रही थी। हॉस्टल लाइफ के दौरान तरह तरह की सहेलियों से मिले ज्ञान का फायदा अब मुझे समझ में आ रहा था। मेरा शरीर काफ़ी बेहतर होता जा रहा था, जबकि सच यह था कि यह सब व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद पसंद नहीं करती थी। बस इनकी चाहत मेरे लिए पहले जैसी बन जाए, इसके लिए यह सब कर रही थी। इतना ही नहीं, चाहत के चलते खूब मेहनत करके अपनी अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव की। इनसे अंग्रेजी में ही बात करती, मतलब यह कि पश्चिमी महिलाओं की तरह जीने लगी। रात में इनकी इच्छा को ध्यान में रखकर ही सोते वक्त एक भी कपड़ा नहीं पहनती। शुरू में कुछ दिन ऐसा लगा कि मेरा प्रयास रंग ला रहा है, क्योंकि कई बार मेरे इन प्रयासों की इन्होंने तारीफ भी की। इतना सुनते ही बिब्बू ने पूछा, मगर दीदी, बिना कपड़ों के तुम्हें नींद आ जाती थी? मन्नू बोली, कहा ना, यह सब लड़ाई जीतने के लिए कर रही थी। व्यक्तिगत तौर पर मैं इन चीज़ों को कभी पसंद नहीं करती थी। मैं हमेशा भारतीय परंपरा में रची बसी महिला बनकर रहना चाहती थी, जो मेरे आदमी को पसंद नहीं था। तो यह सब करने से जीजा तुम्हें पहले की तरह चाहने लगे थे? बिब्बो, यही तो अफसोस है बिब्बो कि मैं जितनी कोशिश करती गई उतना ही लड़ाई हारती गई, जिससे मैं चिड़चिड़ी होती गई। मगर कभी हार न मानने की आदत के चलते मैं मैदान में डटी रही। यह सब होते करते शादी के 12 साल बीत गए। इस बीच इन्होंने अपने घर और ससुराल सभी से नाता रिश्ता काफ़ी पहले ही खत्म कर लिया था। इतने वर्षों में ससुराल तभी गई जब देवरों नंदों की शादी हुई, और आखिरी बार तब गई जब ससुर की डेथ हुई। सास उनसे 8 महीने पहले ही गुजर गई थी। मायके भी तभी पहुंची जब तुम लोगों की शादी हुई थी, या फिर अम्मा बाबूजी के ना रहने पर। दीदी, वाकई तुम कैसे सहती रही यह सब? और हम सब भी कितनी गलती करते रहे थे कि तुमसे एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं कि किस किस हाल में हो तुम। रिश्ते नातेदार सब जब मिलते यह बात जरूर होती कि मन्नू बहुत घमंडी हो गई है।
आदमी पैसे वाला मिल गया है तो दिमाग खराब हो गया है। यह सुनते ही मन्नू बोली, बिब्बो मैं अच्छी तरह जानती थी कि इनके ऐसे व्यवहार के कारण सास ससुर बाकी सब पर कितना खराब असर पड़ रहा होगा। यह घमंड वाली बात छन छन कर हमारे कानों तक भी पहुंचती थी। मैं इनसे कहती तो कुछ सुनने को तैयार ही ना होते। मैं यहाँ तक कहती कि ना रखो किसी से संपर्क, कम से कम अपने माँ बाप को तो मानो, तो यह एकदम बिगड़ पड़ते थे मुझ पर। हर बार एक ही बात कहते कि मुझे क्या करना है, किससे संबंध रखना है, किससे नहीं, या मैं तय करूंगा, तुम नहीं, समझी। बस इसके साथ ही 2-4 गालियां जरूर मिलती। बाद के दिनों में तो बात बात पर माँ बहन की गाली देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बिब्बो एक बात और ध्यान से सुन लो कि अपने पति के बारे में जो कुछ तुम्हें मैं बता रही हूँ, इसे मेरे द्वारा दिवंगत पति की निंदा करना मत समझना। मैंने जब तुम्हें अनर्थ बताने के लिए या अनर्थ बताने का निर्णय लिया था तो उसी वक्त अपने गुनाहों की सजा भी मैंने खुद तय कर ली थी। अब मैं खुद को अपने गुनाहों की सजा भी दूंगी और बरसों से जो बोझ लिए जी रही हूँ उसे निकालकर एकदम से हटाकर मुक्ति पा जाऊंगी। मन्नू ने बहुत ही गंभीर स्वर में यह बात कही तो बिब्बो ने पूछा, ए दीदी, ये तुम क्या सजा वजा की बात कर रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सब समझ जाओगी बिब्बो। वो कहते हैं ना कि आदमी जो करता है उसे उसका बदला यही मिल जाता है। मैंने जो किया है उसका फल आज मुझे मिल जाएगा। दीदी, मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही लिख पड़ गई हो। न जाने कैसी कैसी बातें की जा रही हो। बिब्बो, मैं तो पछताती हूँ कि मैंने और पढ़ाई क्यों नहीं की। मैं सिर्फ डिग्रियों के लिए पढ़ाई की पक्षधर नहीं हूँ। मेरा तो मानना है कि सभी को जब भी समय मिले कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते रहना चाहिए, बल्कि पढ़ने के लिए हर हाल में समय निकालना ही चाहिए, निकालते ही रहना चाहिए। इससे जिंदगी में उससे गलतियाँ कम होंगी और शायद उससे वह अनर्थ नहीं होगा जो मुझसे हुआ, जो मैंने किया। यह सुनकर बिब्बो बोली, मगर दीदी, तुमने तो घर में भाइयों से भी ज़्यादा पढ़ाई की है। बहुत तेज होने के कारण ही बाबू जी तुम्हें हॉस्टल में रहकर पढ़ने देने के लिए लखनऊ भेजने को तैयार हुए थे। उनके इस निर्णय से चाचा चाची, यहाँ तक कि माँ भी मुझे लगता है पूरी तरह सहमत नहीं थी। मोहल्ले में लोगों ने तो जो तरह तरह की बातें की वो अलग, और शादी के बाद जीजा ने रोका ना होता तो तुम पीएचडी पूरी कर लेती। इतना कुछ तुमने पढ़ा, फिर तुमने कैसे अनर्थ तुमसे हो गया। मैं सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी हमें भटका देती है। यह सुनकर मन्नू बोली, बिब्बो, अब इस बात का निर्णय करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, लेकिन किताबें जीवन को रास्ता देती हैं, मैं इससे इनकार नहीं करती। मेरा तो यह दृढ़ मत है कि जितना पढ़ो उतना ही अच्छा है। जीवन है क्या, इसे समझना उतना ही आसान हो जाता है। इसलिए जब तुमने बीए के बाद पढ़ाई बंद करने का निर्णय लिया था तो मैंने तुम्हें मना किया था, कहा था कि और आगे पढ़ो। अब जो भी हो दीदी, तुमने निश्चित ही मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, लेकिन जैसा तुम बता रही हो उस हिसाब से अनर्थ भी तुम्ही ने किया, जबकि ज़्यादा पढ़ाई तुम्ही ने की है। इसलिए बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। खैर जो भी अनर्थ किया उससे बताओ। मुझे तो लगता है कि जिसे तुम अनर्थ मान बैठी हो वह शायद अनर्थ हो ही ना। यह कहकर बिब्बो किचन की ओर चल दी तो मन्नू ने पूछा, क्या हो गया? कुछ नहीं, सोचा ना तो तुम्हारी बातें पूरी हुई हैं, ना ही मुझे नींद आ रही है। बात है भी ऐसी कि पूरी सुने बिना नींद आएगी भी नहीं। तो क्यों ना चाय ही बना लो। मेरी बार बार चाय पीने की आदत भी तो तुम्हें याद ही होगी ना। मन्नू ने कहा, हाँ बना लो, मेरा भी मन चाय पीने का हो रहा है। दीदी, एक बात है, किचन तुमने बहुत अच्छा बनवाया है। फिल्मों में जैसा दिखाते हैं बिल्कुल वैसा ही लगता है। मैंने क्या, सब उन्हीं की पसंद है। पश्चिमी जीवन शैली इन्हें बहुत भाती थी, वह इनके हर काम में दिखाई देती है। कहीं तुम दोनों के बीच दूरी बढ़ने का कारण यही सब तो नहीं था दीदी? मन्नू बोली, मुझे तो नहीं लगता कि यह कारण रहा होगा, क्योंकि वो जैसा चाहते थे मैं वैसा ही करती थी। अपनी पसंद अपनी इच्छा तो कभी जाहिर ही नहीं होने दी।
न चाहते हुए भी हर वह काम किया जैसा वह चाहते थे। फिर भी यदि असंतुष्ट रहे मुझसे तो शायद हम दोनों के सोच के स्तर पर बहुत ही ज़्यादा भिन्नता रही हो। और अब तक मैं यही मानती हूँ कि भारतीय पति सिर्फ एक ऐसी पत्नी चाहते हैं जो कि सोच विचार या हर स्तर पर वह जो करें पत्नी भी वैसा ही करें, नहीं तो हम इनसे दूर हो जाते हैं। अच्छा दीदी ये बताओ, तुम एक बच्चे के लिए इतना तरसती रही, दर दर भटकती रही, लेकिन जीजा से इस बारे में साफ साफ क्यों नहीं कहती थी? क्यों नहीं जिद पर अड़ गई कि तुम्हारे चले बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए साथ चलो? बिब्बो तुमको इतनी देर से बता रही हूँ कि यह इस बारे में कुछ बोलते ही बिगड़ जाते थे, तुरंत बोलते थे तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो पागलों की तरह बच्चा 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 करती रहती हो। दुनिया में तमाम लोग बिना बच्चों के हैं, आराम से हैं, खुश हैं। मेरे पास तुम्हारी इस बकवास के लिए कोई टाइम नहीं है। ऐसी जाहिल पल्ले पड़ गई है कि जिंदगी बर्बाद कर दी है। यह सब सुनने के बाद जब भी बात करती हमेशा इसी तरह की गालियां मिलती थी। उनका सहयोग था तो सिर्फ इतना कि मैं कुछ करूं तो उसके लिए मना नहीं करते थे। बिब्बो ने चाय लाकर मन्नू को एक कप थमाते हुए कहा, बाबा वाली बात जब हो गई उसके बाद भी तुम पहले जैसी कोशिश करती रही या ऊब कर छोड़ दिया सब कुछ हालात के ऊपर? असल में बिब्बो, मैं बाबा के कुकर्मों ने मुझे हिला कर रख दिया था। मुझे सदमे से निकलने में कई महीने लग गए थे। इस दौरान जिंदा रहने भर को किसी तरह कुछ खा पी लेती थी और इनके जाने के बाद बेड पर पड़ी रहती, रोती रहती, कहीं भी आती जाती नहीं थी। बस हर वक्त यही बात दिमाग में घूमती कि यदि जिया कुछ सेकंड ही को देर कर देती तो उस कमीने बाबा ने मुझे कहीं का न छोड़ा होता। मगर वक्त हर चीज पर धूल डाल देता है ना, तो इस घटना पर भी वक्त ने धीरे धीरे धूल की मोटी चादर डाल दी। मैं स्टूडेंट लाइफ के बाद एक बार फिर से किताबों की ओर मुड़ गई। पढ़ाई के दौरान जिन लेखिकाओं की बहुत सी प्रसिद्ध किताबें नहीं पढ़ पाई थी, जिनका नाम बहुत सुना था, उन्हें एक एक कर लाने लगी। दिन भर या जब भी टाइम मिलता खोई रहती इन्हीं किताबों में। सच यह था कि अब मेरे पास टाइम ही टाइम था, दिन में भी रात में भी, क्योंकि दिन में कोई खास काम नहीं था और साथ ही अब इनकी नज़रों में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। अब रात भर मुझे चिपकाए रहना इन्हें पसंद नहीं था। और सच बताऊं तुम्हें कि कुछ दिनों बाद मेरी आदत भी बन गई थी कि मैं इनकी बाहों में समाई रहूं। लेकिन अब सब बदल चुका था। मैं हर तरफ से नकारी जा चुकी थी, तो रात भी आंखों में कटती, नींद आती नहीं थी और किताबें भाने लगी थी। सो रातें भी किताबों के साथ बीतने लगी। अब इनके बजाय रात में किताबों से चिपकी रहती। ये जल्दी सोते थे, इसलिए मैं दूसरे कमरे में जाकर पढ़ती रहती। सोते वक्त इनके पास आती। तब तक रात के 2:30-3 बज रहे होते थे। कई बार तो ऐसा भी होता कि पढ़ते पढ़ते दूसरे कमरे में ही सो जाती, या कई बार ऐसा भी होता कि पढ़ते पढ़ते पूरी रात ही बीत जाती और सवेरा हो जाता। अब हमारे पति पत्नी के संबंध में मधुरता समाप्त हो गई थी। बस न जाने कौन सी मजबूरी थी कि दोनों एक ही घर में रह रहे थे। जब मजबूरी को जानने की कोशिश करती तो मुझे हर बार यही समझ में आता कि हम दोनों की शरीर की कमियां ही हमें शायद एक ही घर में रखे हुए थी। हाँ, आज भी यही कहती हूँ कि मैंने जी जान से इन्हें हमेशा चाहा था। आज भी मेरे मन में उनके लिए वैसी ही जगह है जैसी शादी के बाद थी। हम दोनों के बीच ऐसी स्थायी खाई बन चुकी थी जिसके भरने की कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही थी। जल्दी ही हम दोनों के कमरे स्थायी रूप से अलग हो गए। मेरे कमरे में किताबों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब हम बस काम भर का ही बोलते। जब तक कोई काम नहीं होता तब तक नहीं बोलते थे। जहां तक होता बिना बोले ही काम चलाते थे। अब घर में सिर्फ इनके ही लोगों का आना जाना था। उन लोगों के आने पर ही घर में हंसी ठहाके गूंजते थे। अब यह चाय नाश्ता सब नौकर से ही मंगवाते थे। इस बीच अगर कोई थी जिसके कंधों पर मैं अपना सिर रख कर दुख दर्द कह सकती थी
तो वह थी जिया, जिनके यहाँ से हमारी घनिष्ठता बढ़ती ही जा रही थी। उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, इसलिए वह ज़्यादातर वक्त मेरे पास आती थी। उन्होंने कई बार हमारे बीच खाई को बांटने की कोशिश की, लेकिन इनकी ऐसी नकारात्मक प्रतिक्रिया होती कि अंततः वह भी हार मान गई। जब मुझे मजबूत बने रहने को कहती, मुझे धीरज बताती, बस यही करती हुआ। मैं तो कहती हूँ कि वह ना होती तो मेरे जीवन में, तो शायद मैं दूसरी बार प्रयास कर आत्महत्या कर चुकी होती। ऐसे ही रोज जीते मरते मैं जीवन के 44-45 वर्ष तक पहुंच गई। इस बीच एक नया परिवर्तन यह हुआ कि जिया ने भी अपना मकान ले लिया। मकान LDA का था, इत्तेफाक से बढ़िया मिल गया था, तो वह छोड़कर चली गई कानपुर रोड कॉलोनी। अब वह महीने में 1-2 बार ही आती। अब पहले की तरह उनके पास मेरे लिए वक्त न था। मैं एकदम अलग थलग पड़ गई। मुझे अब घर काटने को दौड़ता। किताबों से कितना चिपकी रहती बच्चे की चाहत दिलो दिमाग से निकली ना थी, और अब मुझे सब कुछ समाप्त होता दिख रहा था। इतनी उम्र के बाद वैसे भी माँ बनने के चैप्टर को क्लोज ही माना जाने लगता है। यह बात दिमाग में आते ही व्याकुल हो उठती। मेरा गुस्सा इनके प्रति और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इनका डॉक्टर के पास जाने से इनकार करना मेरे मन में यह बात पक्की कर चुका था कि कमी इन्हीं में थी, जिसके कारण यह कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। अन्यथा ट्रीटमेंट होने पर बच्चे जरूर होते हैं। मैं जब जिया के बच्चों को देखती तो मेरा दिल लो पड़ता। इस बीच जिया का बड़ा लड़का इंटर में पहुंच चुका था। उसका कॉलेज क्योंकि इधर ही पढ़ता था, इसलिए जिया ने उसे एक मोपेड ले दी थी। वह जब कॉलेज आता तो अक्सर यहाँ भी चलाता। उसे देख न जाने क्यों मेरे दिल में एक हुक सी उठती। मेरा मन करता कि वह यहाँ से जाए ही ना, मगर किसी के लड़के को रोक कैसे सकती थी। फिर इंटर का एग्ज़ाम आया तो उसका सेंटर घर से काफ़ी दूर था, लेकिन हमारे घर से दूरी आधी थी। सो मैंने जिया को सलाह दी कि अपने लड़के चीनू को एग्ज़ाम तक यहीं रोक दीजिए, इससे एग्ज़ाम टाइम में उसे आसानी होगी। मेरी बात जैसे जिया के मन की बात थी। वह तुरंत तैयार हो गई। चीनू भी तुरंत तैयार हो गया। मैं उस समय यह नहीं जानती थी कि चीनू का यहाँ रुकना मेरे जीवन का सबसे बड़ा घटनापूर्ण समय होगा। उस समय जो घटेगा वह मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। जीवन भर उसकी ही आग में जलूंगी, जल जल कर अंततः समाप्त हो जाऊंगी, और खुद अपने हाथों अपनी सजा न सिर्फ तय करूंगी बल्कि खुद को सजा दूंगी भी। यह सुनकर बिब्बू फिर बोली। वह बड़ी आतंकित हो गई थी। उसने कहा, दीदी तुम क्या बार बार सजा की बात कर रही हो? आखिर इसका मतलब क्या? मुझे यह सुनकर डर लगता है। बिब्बू तेरी बीच में बोलने की आदत गई नहीं। ध्यान से सुन, सब समझ में आ जाएगा। दीदी मैं ध्यान से ही सुन रही हूँ, लेकिन बार बार सजा की बात करती हो तो अजीब सा मन होने लगता है। बिब्बो कम से कम तू तो मेरे मन की पूरी बात सुन ले। सोच, जिसका पति भी जीवन भर उसकी बात ना सुनता रहा हो, उस औरत के मन पर कितना बड़ा बोझ होगा। अरे दीदी कैसी बात कर रही हूँ? मैं तो न जाने कब से तुम्हारी सारी व्यथा जान लेना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारी बात सुन कर हैरान परेशान हूँ कि तुम कैसे इतना जीवन भर इतना कुछ झेलती रहे, लेकिन कभी चेहरे पर सिकन तक ना आने दी। हम यही समझते रहे कि तुमसे ज्यादा खुश परिवार में कोई है ही नहीं। बिब्बो, पति साथ देता तो शायद मैं हर हाल में खुश रहती, पर यह भी सोचती हूँ कि उनको दोष क्यों दूं? होगा वही जो किस्मत में होगा। चीनू का यहाँ एग्जाम के लिए रुकना यदि मेरे जीवन का सबसे घटनापूर्ण अध्याय बना तो यह भी किस्मत का ही किया धरा मानती हूँ। यह सुनकर बिब्बू ने पूछा, चीनू ने ऐसा क्या किया? एक 17-18 साल का लड़का ऐसा कौन सा काम कर सकता है जो कि तुम्हारी जैसी औरत के लिए सबसे घटनापूर्ण अध्याय बन गया? बिब्बू, तुम्हारी जगह जो भी होगा वो यही सोचेगा, मगर सच यह है कि यहाँ उसके रुकने के समय से
जो अध्याय उसके चलते शुरू हुआ तब मैं 45 वर्ष की हो चुकी थी। वह करीब 53 वर्ष की उम्र पार करने पर पूरा हुआ। बिब्बो ने पूछा, ऐसी क्या बात थी जो यह अध्याय 8 वर्षों में पूरा हुआ और जीजा तक को उसके बारे में पता नहीं चला था, और आज पहली बार वह अध्याय तुम मेरे सामने खोल रही हो, पढ़ रही हो। बिब्बो, जो अध्याय लिखा जाता है ना, वह कभी न कभी तो खोला भी जाता है और पढ़ा भी जाता है ना? तो इस अध्याय में क्या हुआ बताओ फिर। सुनो बिब्बो, चीनू के एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे। पेपर की डेट ऐसी पड़ी थी कि गैप लंबे थे। साइंस साइड से पढ़ रहा था, औसत से कुछ बेहतर था पढ़ने में। कदकाठी में अपने बाप से आगे निकल चुका था। कुछ और भी बातें थी जिसमें वह बाप से आगे निकल चुका था। एक तरफ बाप जहाँ कम बोलता था, बहुत नपातुला बोलता था, वहीं वह बहुत बातूनी था। उस उम्र में ही बड़ी प्रभावशाली बातें करता था। दूसरे बाप जहाँ संकोची था, महिलाओं की तरफ जहाँ जल्दी नज़र उठाकर नहीं देखता था, वहीं वह बिंदास किस्म का एक कामुक लड़का था। लड़कियों औरतों को देखना या ताक झांक करने में वह संकोच नहीं करता था। यह कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि कुल मिलाकर उसे अच्छी नज़र वाला नहीं कहा जा सकता था। उसकी इस आदत की ओर मेरा ध्यान तब गया जब मैंने यह पाया कि वह कनखियों से मेरे शरीर पर नज़र डालने की कोशिश करता रहता है, खासकर तब जब आंचल ढलका हो या झुककर कुछ काम कर रही हूँ, या ऐसी कोई भी स्थिति जब शरीर का कोई हिस्सा नज़र आने लगता है, जैसे ब्लाउज से छाती दिख जाए या पेट दिख जाने आदि पर वह घूर कर देखने की कोशिश जरूर करता था। उसका हर प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा झांकने का रहता था। उसकी नज़रों में मुझे अजीब सी कामुकता नजर आती थी। यह सुनकर बिब्बो ने पूछा, तो तुम उसे आने से रोक भी सकती थी ना आने देती उसे घर में? नहीं बिब्बो, ऐसा नहीं कर सकती थी। जिया के परिवार से इमोशनली इतना जुड़ चुकी थी कि हम उनसे अलग होने की सोच ही नहीं सकते। दीदी, मैं अलग होने की बात कहाँ कह रही हूँ। जिया को उनके लड़के की हरकत बताकर उसकी इन हरकतों पर रोक तो लगा ही सकती थी ना। तुम भी कैसी बचकानी बात कर रही हो बिब्बो। कोई माँ अपने युवा होते लड़के पर ऐसा आरोप कभी सहन नहीं करेगी, भले ही लड़का कितना ही गलत क्यों ना है। माना जिया बहुत मानती थी मुझे, लेकिन वह भी सहन न करती। तुरंत भले ही कुछ न कहती, लेकिन मन में गांठ पड़े बिना न रहती, इसलिए मैं चुप रही। या ये कहो कि एक नज़र में यह सब देखती और फिर भूल जाती कुछ ही देर में। और फिर यह एक ऐसी बात थी जिसे जो भी सुनता उल्टा मुझे ही दोषी कहता। अपने समाज को शायद तुम अभी तक समझ नहीं पाई हो ठीक से। लोग मुझे ही गलत कहते कि ऐसे कपड़े पहनती है क्यों हो कि शरीर दिखे, और कि 40-45 की उम्र में ही सठिया गई है। या फिर लड़के बच्चे तो है नहीं, तो क्या जाने कि बच्चे क्या होते हैं। और जानती हो, मैं यह भी सोचती कि यह उम्र के साथ होने वाली एक स्वाभाविक क्रिया है, इसे रोका नहीं जा सकता। या तो अपोजिट सेक्स के प्रति किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाने वाला आकर्षण का उम्र के साथ बढ़ते जाने का परिणाम है, और फिर अपनी किशोरावस्था भी याद आ जाती, जब खुद अपने ही शरीर में आने वाले बदलावों को, उभरते आ रहे अंगों को बार बार छूने देखने का मन करता था। देखकर फिर संकोच से गड़ जाना, या फिर स्पर्श के साथ ही अजीब सी रोमांचपूर्ण स्थिति का एहसास होना, या फिर चलते वक्त जब वक्त छीलते तो एकदम से सुरसरी महसूस करना, या यह देखना कि कोई देख तो नहीं रहा है, या फिर बाहर एकदम किनारे किनारे दबे पांव चलना। ऐसी न जाने कितनी बातें थी जो मेरे ख्याल में आ जाती और मैं चीनू के खिलाफ कुछ न कर पाती। और फिर युवावस्था में प्रवेश के साथ ही अपोजिट सेक्स के प्रति जो अजीब उत्सुकता, किसी युवक को देखकर उसे देखने की मन में उठती तरंगें, सब कुछ गड़बड़ा कर रख देती थी। और तुम्हें क्या अब याद नहीं है वह छत वाली घटना? यह सुनने पर बिब्बो बोली, कौन सी?
मन्नू बोली, अरे तुम बड़ी भुलक्कड़ हो, सही कह रही हो तुम। दीदी, घर परिवार लड़कों बच्चों में अपना सब कुछ बिसर जाता है, मगर ये मानती हूँ तुम्हारी याददाश्त पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए छत वाली घटना भी तुम ही बताओ। मेरे दिमाग में तो बात एकदम नहीं आ रही है। तो मन्नू बोली, अच्छा तो याद करवा जेठ की दोपहरी और सामने वाले घर का चबूतरा, जहाँ मोहल्ले के उद्दंड लड़के छाया के नीचे अक्सर बैठकर ताश वगैरह खेलते रहते थे या बैठकर गप्पे मारा करते थे। आए दिन सब आपस में भिड़ भी जाते थे। उस समय तू यही कोई 9वीं या 10वीं में रही होगी। हाँ दीदी, हाँ याद आया, मोहल्ले के लड़कों का अड्डा था वह। और छत पर तुम जो कर रही थी वह याद आया? कहाँ ना दीदी, अब कुछ याद नहीं रहा। इनके ना रहने के बाद तो लगता है दिमाग रह ही नहीं गया, इसलिए तुम ही सब बता दो, मुझे कुछ याद नहीं है। तो ठीक है बिब्बू, सुनो। अच्छा, उस दिन ऐसा हुआ कि गेहूं धोकर छत पर डाला गया था। दोपहर में तुमसे अम्मा ने कहा ऊपर जाकर गेहूं चला दो। तुम चली गई ऊपर। जब ऊपर गई तो मैं नीचे कपड़े धो रही थी, जिन्हें उस समय सिर्फ खंगालना भर रह गया था। कुछ देर में जब खंगाल कर कपड़े लेकर ऊपर पहुंची तो देखा तुम बाउंड्री के पीछे छिप कर बैठी जाली से बाहर देख रही थी। तुम अपने में इतनी खोई हुई थी कि मेरे आने पर भी तुम्हारा ध्यान टूटा नहीं। मुझे उत्सुकता हुई कि आखिर तुम कर क्या रही हो। मैंने चुपचाप कपड़े कोने में रखे और तुम्हारे पीछे आकर जिधर तुम देख रही थी उधर देखा। वहाँ सिर्फ 4-5 लड़कों के सिवा कुछ नहीं दिखा। कुछ देर तो मैं कुछ नहीं समझ पाई, तब तक तुमने मुझे देख लिया और एकदम हक्की बक्की सी गेहूं चलाने लगी। तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ पाया कि तुम उन लड़कों को ही देख रही थी। मैंने उस समय बजाय तुम्हें कुछ कहने को सिर्फ इतना कहा, चल नीचे, और तुम जैसे इसी बात का इंतजार कर रही थी, बिजली की सी पूर्ति से तुम नीचे भाग गई। उसके बाद मैं तुम्हारी हरकतों पर अक्सर निगाह रखती। यह सुनकर बिब्बू बोली, हाँ दीदी, याद आया, तुम सही कह रही हो। उस दिन मैं वाकई उन लड़कों को ही देख रही थी। उनमें से एक लड़का मुझे न जाने क्यों बहुत अच्छा लगता था। बस उसको देखते रहने का मन करता था। नाम तो उसका याद ही नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में वह कुछ इस कदर समाया था कि जब मैं अकेले होती तो सोचने लगती उसके बारे में। मगर तुम्हारी निगरानी, बाबूजी की नजरें, भाइयों का सख्त रूप, सब कुछ ऐसा था कि उसे छिप छिप कर देखने के अलावा मेरे वश में कुछ न था। फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद यह सब कुछ खत्म हो गया। दीदी, तुमने अच्छा याद दिलाया। बचपन की दुनिया एकदम सामने आ गई है। न किसी चीज़ की चिंता, न फिक्र, बस अपने में मस्त, अपने हसीन ख्वाबों में डूबते उतराते रहना। पर एक बात थी कि माँ से ज़्यादा हम भाई बहनों पर तुम नज़र रखती थी। इसीलिए हम लोग बाबूजी के बाद माँ के बजाय तुमसे ज़्यादा डरते थे। तुम आए दिन किसी न किसी की कोई ना कोई चोरी पकड़ ही लेती थी, लेकिन तुम्हारी कोई गलती हम लोगों की नज़र में नहीं आती थी। तुम्हारी शिकायत पर जब बाबूजी या अम्मा डांटती तो हम लोगों को तो तुम पर बड़ा गुस्सा आता था। पर जब बड़े हुए, समझदार हुए तो लगा कि तुम जो करती थी वह ठीक ही था। अगर अंकुश ना होता इतना तो शायद हम लोग भी बहक सकते थे। तुम्हारे रहने से अम्मा को हर काम में बहुत आसानी थी। इसका एहसास तो हम सबको तब हुआ जब तुम पढ़ने के लिए हॉस्टल में लखनऊ चली आई। तब अम्मा गुस्सा होती थी तो यही चिल्लाती थी कि मन्नुआ, तुम लोगों को ठीक किए रहती थी, जब से गई है तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। सच में दीदी, घर में तुम्हारे रहने की अहमियत हमें सही मायने में तभी पता चली थी। अम्मा पर तुम्हारा प्रभाव इतना था कि जब एक बार तुम हॉस्टल से घर से वापस आए और मैं उत्सुकतावश चुपके से तुम्हारा सामान देख रही थी कि शायद तुम लखनऊ से मेकअप वगैरह का कुछ खास सामान ले आई होगी, पर मेकअप का कोई सामान नहीं था बैग में। तुम्हारे कपड़ों के एकदम नीचे एक अंग्रेजी पत्रिका नजर आई। वैसी पत्रिका जीवन में पहली बार देख रही थी। कवर पर एक
युवा जोड़े की तस्वीर थी जिसमें वह बिल्कुल निर्वस्त्र थे। यह सब मेरी कल्पना से परे था। मैं एकदम हतप्रभ थी। जीवन में पहली बार किसी युवा जोड़े को निर्वस्त्र देख रही थी। मैंने एक नज़र झटके से इधर उधर डाली कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर आश्वस्त होकर मैंने मैगजीन बाहर निकाली और एक एक पन्ना जल्दी जल्दी देखने लगी। हर पन्ने पर निर्वस्त्र युवा लड़कियों की अजीब अजीब मुद्राओं में फोटो थी। बीच बीच में कई पुरुषों की भी लड़कियों के साथ मैथुनी मुद्रा में फोटो थी। फोटो देख देख कर मैं पसीने पसीने हो गई। उन पन्नों को बार बार देखने का मन हो रहा था, लेकिन तभी किसी की आहट सुनकर मैगजीन उसी तरह वापस रख कर बाहर आ गई, मगर दिमाग से मैगजीन ना निकाल पाई। उसे देखना का ऐसा मन हो रहा था कि बता ना सकती। उसके पहले शायद ही किसी चीज़ के लिए इतनी उत्सुकता पैदा हुई हो मन में। मैं मौका निकाल निकाल कर उसे कई दिन देखती रही। उन फोटोओं ने मेरी अजीब सी मनस्थिति कर दी थी। यह कहकर बिब्बो चुप हुई तो मन्नू ने पूछा, कैसी? अब क्या बताऊं दीदी? तुम अभी बोल ही चुकी हो कि उम्र के इस दौर में अपोजिट सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। सो उन फोटोओं को देखकर मन में अजीब से ख्याल आते। पहले दिन तो रात में सोचते सोचते ख्यालों में ही खोई खोई ही आधी रात बीत गई। और हाँ, एक बात और बताऊं, बल्कि ये कहूँ कि अपना पाप बताऊं, उन ख्यालों में वह लड़का भी बार बार आता रहा जिसे मैं पसंद करती थी, और उस दिन छत पर उसे देख रही थी। उस वक्त मैं न जाने उसके साथ कौन कौन सी कल्पनाओं में डूब गई थी। अगले दिन अवसर पाते ही मैंने फिर मैगजीन निकाल कर घंटे भर तक देखा, या यूं कहें कि तब तक देखती रही जब तक कि किसी की आहट नहीं मिली। यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक करीब हफ्ते भर बाद माँ ने एक दिन रंगे हाथों पकड़ नहीं लिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन माँ को शांत न करा सकी। उन्होंने मुझे कई थप्पड़ मारे। पास पड़ा पंखा उठाया, उससे भी खूब मारा, इतना कि पंखा ही टूट गया। मुझसे बार बार पूछती रही कि कहाँ से लेकर आई। पहले मैंने सोचा कि न बताऊं, किसी तरह बात यहीं समाप्त हो जाए, लेकिन अम्मा कहाँ मानने वाली थी। यह अप्रत्याशित घटना थी उनके लिए। आपे से बाहर हुई जा रही थी। जब उन्होंने बाबूजी को बताने की बात कही तो मैंने एकदम घबरा कर सही बता दिया। तुम्हारा नाम सुनते ही माँ को एक बार फिर धक्का लगा, मगर मेरी बात पर वह यकीन नहीं कर पा रही थी। मेरे कसम खाने पर वह एकदम विश्वास कर पाई। उन्हें यकीन हो गया। फिर तुरंत उस मैगजीन को ले जाकर चूल्हे में जला दिया। उसी दिन तुम बड़के भैया के साथ 2-3 दिन के लिए मामी के यहाँ गई थी। नहीं तो गुस्सा देखकर तो यही लग रहा था कि वह तुम्हें भी मारती, मगर गालियाँ खूब दी और कहा, आने दो कमीने के, हाथ पैर तोड़ के बिठा दूंगी, बहुत हो गई पढ़ाई। कमीनी वहाँ आवारागर्दी करनी गई है। हरामजादी मुख में कालिक पुतवाएगी। अरे तुम सब पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। खैर, तुम जब मामी के यहाँ से लौटी तब तक उनका गुस्सा कुछ कम हो चुका था, लेकिन ख़त्म नहीं। शायद तुम्हें याद हो कि वह तुम्हें वापस लखनऊ जाने देने के लिए मना कर रही थी, तैयार नहीं थी। एकदम जिद पर अड़ गई थी कि तुम नहीं जाओगी, मगर न जाने क्यों वह मैगजीन वाली बात पी गई। मगर तुम भी जाने के लिए अड़ी रही, खाना पीना बंद कर दिया। तुम्हारा रोना धोना चालू रहा। तुमने तर्क दिए पढ़ाई की इम्पोर्टेंस, दुनिया में लड़कियों के आगे बढ़ने याद किया, लेकिन वह टस से मस ना हुई। अंततः बाबूजी के हस्तक्षेप करने पर ही तुम जा पाई थी। मगर इसके बाद चाहे जैसे हो, वह हर महीने एक बार बाबूजी या फिर भैया चाचा को भेजने का पूरा प्रयास करती। खैर, तुम चली गई, लेकिन मैं लंबे समय तक दिमाग से हुआ मैगजीन ना निकल पाई। और आज भी देख रही हूँ कि न जाने कितनी बातें याद करने पर भी याद नहीं आती, लेकिन यह बात जरा सी शुरू होती ही सब ऐसे याद आ गई मानो जैसे सब अभी अभी घटा हो। मुझे तो लगता है पिछले जन्म में जैसा किया भगवान ने वैसा ही इस जन्म में बना दिया। पिछले जन्म या इस जन्म के संबंधों पर तो विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता बिब्बो, लेकिन मेरे बैग में वैसी मैगजीन थी
और अम्मा मुझे इस वजह से लखनऊ नहीं आने दे रही थी, या तो मुझे अब पता चला। यह सुनकर बिब्बू बोली, कैसी बात कर रही हो? यह कैसे हो सकता है कि तुम्हें मैगजीन के बारे में पता ही नहीं चला? तुम्हें मालूम ही नहीं था? हम तो यही सोच रहे थे कि तुम वैसी मैगजीन घर लेकर क्यों आई थी। तुम्हें डर नहीं था कि घर पर कोई देख लेगा? बिब्बू, मैं सच कह रही हूँ। सच यही है कि मेरे बैग में वैसी कोई मैगजीन थी, या तो मैं आज जान पाई हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि यह सब हुआ भी था। हाँ, यह काम किसने किया होगा इसका अंदाजा क्या? विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि यह काम रुबाना ने ही किया होगा। हॉस्टल में वो और उसकी पक्की सहेली काजल इन सब तरह की खुराफातों में सबसे आगे थी। काजल को सब काकी बोलते थे। यह दोनों पढ़ने लिखने में तो कुछ खास नहीं थी, मगर खुराफातों में यूनिवर्सिटी के लड़कों को मात देती थी। उसी जमाने में वह दोनों सिगरेट पीती थी। कोर्स की किताबें पढ़ने में तो दोनों की कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अश्लील साहित्य पढ़ना उनका सगल था। तमाम ऊट पटांग किताबों के अलावा वह दोनों मंटो, सिमोन बोवार, D.H. लॉरेंस, व्लादिमीर नोबाकोय, इस्मत चुगताई, अमृता प्रीतम जैसी लेखक लेखिकाओं की प्रबल समर्थक थी। रुबाना तो जब तब यही कहती कि वह अमृता प्रीतम जैसा जीवन जीना चाहती। यह सुनकर बिब्बू ने पूछा, क्यों? उनका जीवन कुछ खास तरह का था क्या? मन्नू बोली, हाँ, कह सकते हैं कि हम सब जैसा तो नहीं था। मैंने जितना सुना उसके हिसाब से तो अपने पति के अलावा कई लोगों से खुले आम संबंध रखती थी। इमरोज जो कि उनसे उम्र में बहुत छोटे थे, उनसे आखिरी समय तक संबंध थे। अच्छा, तो ऐसा जीवन चाहती थी जिसमें जैसा चाहो वैसा करो, कोई रोक टोक ना हो। मैंने कहा ना, वह दोनों न जाने क्या क्या करती थी। कभी सीमोन के जीवन का बखान करती तो कभी कहती, भारत की सीमोन तो प्रभा खेतान है, काश हमें ऐसे ही जीवन जीने दिया जाए। अरे वाह, बड़ी तेज थी दोनों। अब यह कहो कि क्या नहीं थी दोनों। चलो छोड़ो, ऐसे लोगों की बात क्या करना। तुम अपना बताओ ना, कौन सा अनर्थ तुमने कर डाला था, और चीनू तुम्हारे लिए अहम क्यों हो गया था? बिब्बू की यह बात सुनते ही मन्नू फिर बोली। वह बहुत गहरी सांस लेकर बोली, हाँ चीनू, वह भी तो कहीं से कम नहीं था रुबाना और काकी से। जब वह एग्ज़ाम के लिए रुका था यहाँ, तो उसे यह सोचकर मैंने ऊपर तीसरी मंजिल के कमरे में रोका कि वहाँ आराम से यह एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। मगर मेरा यह सोचना गलत था। या तो उसे मनमानी करने के आज़ादी देने जैसा था। वह रुबाना से आगे की चीज़ था। उसकी सहूलियत को ध्यान में रखकर मैं चाय नाश्ता ऊपर ही दे आती थी। वह चाय बहुत पीता था, तो उससे पूछे बिना ही 2-2.5 घंटे बाद चाय दे आती थी। उस दिन वह पेपर देकर आया था। मैंने पूछा कैसा हुआ, तो बड़ा खुश होकर बोला, चाची पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैंने पूछा अगला कब है, तो बोला अब 4 दिन बाद है। तो मैंने कहा तब तो तुम्हें तैयारी का अच्छा वक्त मिल गया है। हाँ सो तो है चाची। अच्छा तुम हाथ मुँह धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। उस दिन मैंने उसके लिए दाल भरा पराठा, मखाना और आलू की सब्जी बनाई थी। यह उसके पसंद की चीज़ें थी। खाना खाकर वह ऊपर जाने लगा तो मैंने पूछा चाय पियोगे? तो वह बोला नहीं अभी नहीं चाची, अभी कुछ देर सोऊंगा, उसके बाद उठकर पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है, जब उठना तो बता देना, चाय बना दूंगी। उसके जाने के बाद मैंने भी खाना खाया। इसके बाद जिया का फ़ोन आया। काफ़ी देर तक बात हुई। उन्होंने चीनू के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया बढ़िया है, खा पी कर ऊपर गया है। खा पी कर मैं भी आराम करने लगी। शाम को यह आए तभी चीनू भी नीचे आ गया। उसने इन्हीं के साथ नाश्ता किया। फिर रात को
खाना भी साथ ही खाया। उसे साथ खाते देखकर मैं एकदम रो पड़ी कि यदि समय से मेरे भी संतान हो जाती तो आज वह भी ऐसे ही खाना खा पी रहा होता, मेरी आंखों का तारा होता। फिर मैं इन पर मन ही मन गुस्सा होती रही कि यदि यह डॉक्टर के यहाँ चलते तो मेरे भी बच्चा होता, जो सिर्फ इनके असहयोग के चलते नहीं हुआ और जो बरसों से अपना समय दुनिया भर की किताबों को पढ़ने में गुजार रही हूँ, वह अपने बच्चे के साथ गुजारती। उसके कामों में मेरा वक्त बीतता। बड़ा क्रोध आ रहा था मुझे। उस दिन मैं शांति से खाना न खा सकी। शायद उस दिन इनकी तबीयत कुछ खराब थी, मूड बड़ा उखड़ा सा लग रहा था, या उस दिन खा पी कर 10 बजे तक लेट गए। मैंने भी सारा काम निपटाया और बीच वाली मंजिल में अपने कमरे में आकर लेट गई। मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि काफ़ी समय से हम लोगों के बिस्तर अलग अलग हो गए थे। 4-6 महीने में ही कभी एक साथ सोना होता था। वह भी ज़्यादातर पहल इन्हीं की तरफ से होती थी, क्योंकि इतने दिनों से बराबर चली आ रही किसकिस इनके विवाहेतर संबंधों और अन्य आदतों ने मुझे हिला कर रख दिया था। बिस्तर पर इनका साथ अब न जाने क्यों मुझे उत्साहित नहीं कर पाता था। बस जैसे एक मजबूर मशीन सी पड़ी रहती थी इनके आगे। मुझे लगता कि न जाने कितनी औरतों की गंध इनके शरीर में समा गई है। ऐसा लगता मानो हम दोनों के बीच और कई औरतें भी लेटी हैं और वे बार बार मुझे बाहर को ठेल रही हैं। मैं अपनी सारी इच्छाओं, अपनी ज़रूरतों को अपने में समाए, या यह कहो कि ठूंसे जाती थी और शरीर मेरा ऐसी ही बातों से भर जाता, उकलाता रहता था। खैर, कमरे में आकर मैंने रेडियो खोला। पुराने फिल्मी गाने आ रहे थे। लेट कर सुनती रही, मगर नींद नहीं आ रही थी। फिर लगा गाने भी असर नहीं डाल पा रहे हैं, तो अपनी किताबों को खंगाला। उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, या ये कहें कि खन्न मन के सामने सब बेकार लग रही थी। जब कुछ समझ में न आया तो एक पुरानी धर्मयुग मैगजीन उठा ली। उसमें राज कपूर के बारे में सिम्मी गरेवाल ने बड़े ही रोचक बातें लिखी थी। उसे पढ़ना शुरू किया तो उसमें मन लग गया। बड़ा लेख था, मगर बहुत ही रोचक। मैं पहली बार जान पाई कि एक रेस्तरां में राज कपूर और सिम्मी मिले थे। बतौर प्रशंसिका सिम्मी उन्हें फ़ोन करती रहती थी। इन्हीं बातों के बाद दोनों मिले। लेख पढ़ने के बाद न जाने क्यों मैं अपने को बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। कुछ और पढ़ने का मन हो रहा था तो शिवानी का एक कहानी संग्रह उठा लिया, पर तभी चीनू की तरफ ध्यान गया। उसको चाय बनाकर देनी थी। देर रात तक पढ़ने की उसकी आदत थी। चाय बनाने के लिए नीचे आने लगी तो जंगले से ऊपर देखा। वहाँ से उसके कमरे के रोशनदान दिखाई देते थे। लाइट जलती देखकर मैं समझ गई कि अभी वो पढ़ रहा है। मुझे लगा कि उसे चाय देने में देर कर दी। रात करीब 11:30 बजने वाले थे। मैंने नीचे आकर उसके और अपने लिए एक कप चाय बनाई और लेकर ऊपर आ गई। अब तक इनके खर्राटे सुनाई देने लगे थे। अपनी चाय अपने कमरे में रखने के बाद मैं चीनू के कमरे के पास पहुंची तो कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी। उत्सुकतावश मैं खिड़की के पास रुक गई, जिसके दरवाजे काफ़ी हद तक बंद थे। तो थोड़ी सी जगह से जब नज़र अंदर डाली तो उसकी हरकत देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। ठगी सी कुछ क्षण खड़ी रही, तय नहीं कर पा रही थी कि अंदर जाऊं या जैसे आई हूं वैसे ही दबे पांव लौट जाऊं। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।